चलिए आज मैं आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्लास को शुरू करने से पहले आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि हम जो है आप सभी को कौन कौन सा विषय पढ़ा दिए हैं और कौन कौन सा विषय पढ़ाने के लिए बचा हुआ है और कितना चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। ये सब सारी बातें पहले आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। तो आज का क्लास जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। देखिए लंबा अब क्लास हमको इसलिए लेना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम कब हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, समझ गए ना। और हम आपको शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि हम जो है अपना सिलेबस को मार्च से लेकर के अप्रैल तक, यानी मार्च अप्रैल तक जो है आपका हम सिलेबस को खत्म कर देंगे। ऑल ओवर सिलेबस आपका हम समाप्त कर देने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी तक हम आप लोगों को जो हम पढ़ाए हैं वो क्या क्या सब पढ़ा दिए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में जो है आपको हम लगभग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा ही दिए हैं। बस 5 से 10 क्लास और बचा हुआ है। 5 से 10 दिन के अंदर अंदर में जो है आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हम रीजनिंग में जो है आप लोगों को लगभग हम कितना पढ़ा दिए हैं, रीजनिंग में लगभग 7 चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए मैथ में जो है आप लोगों को हम 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। देखिए मैथ में जो है समय लगेगा, अप्रैल से भी आगे समय जा सकता है, समझ गए ना। क्योंकि मैथ जो है बहुत विद्यार्थी को जल्दी समझ में आता नहीं है। एक चैप्टर से कम हमको लगभग आप समझ सकते हैं कि 100 प्लस प्रश्न कराना पड़ता है, करा रहे हैं ना आप लोगों को। इसलिए जो है मैथ में आपको समय लग सकता है। मैथ का हम आप लोगों को शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि हम मैथ की गारंटी नहीं लेंगे। क्योंकि हम मैथ जो है हमको नहीं लगता है कि अप्रैल तक खत्म कर पाएंगे। ये आपको समझ लीजिए कि मई जून तक जा सकता है मैथ, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को हम हिस्ट्री में जो है आप लोगों को हम क्या सब पढ़ाए हैं। हिस्ट्री में आप लोगों को प्राचीन इतिहास और मध्यकाल इतिहास, ये आपको 2 टॉपिक जो है ना लगभग में खत्म हो गया है। आज जो है मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। आज मुगल साम्राज्य का टॉपिक पूरा का पूरा खत्म कर देने वाले हैं इसी क्लास में। और बच जाएगा विजयनगर साम्राज्य और 1-2 टॉपिक है, उसको जो है लगभग मान के चलिए कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर में वो भी खत्म हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से जो है आपका 2 टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आधुनिक इतिहास, इसको भी जो है हम लोग 15 से 20 दिन में समाप्त कर देंगे, समझ गए ना। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 25 दिन का क्लास इतिहास के अंदर में और बचा हुआ है। 25 दिन के अंदर अंदर जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा इतिहास का टॉपिक हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लीजिए आप लोग कि करंट अफेयर में जो है आप लोगों को हम लगभग में 3 महीना का करंट अफेयर पढ़ा दिया है ना। उसके बाद आप लोग बात कर लीजिए स्टैटिक जीके में जो है आप लोगों को हम लगभग 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आप बात कर लीजिए आगे स्टैटिक जीके के बाद इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स में जो आप लोगों को हम 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, क्या है पॉलिटी में जो है आप लोगों को हम लगभग क्या कहते हैं पॉलिटी में मात्र 10 दिन का क्लास और बचा हुआ है। कितना दिन का? 10 दिन का क्लास और बचा हुआ है। 10 दिन और पढ़ाएंगे आपका पॉलिटी ऑल ओवर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है और इसमें कुछ छूट रहा है जी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और इसमें नहीं। अब बस इतना हम जो है आप लोगों को अभी तक हम पढ़ाए हैं। इतना लगभग आप समझ सकते हैं कि हम जो है सिलेबस को लगभग 50% 50% खत्म कर चुके हैं, समझ गए ना। तो आज जो है आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आज पैनिक आप लोगों को नहीं होना है। आज हम आप लोगों को अभी से ही मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। इससे पहले हम मुगल साम्राज्य में जो है लगभग 2-3 क्लास करा चुके हैं, समझ गए ना। तो आज जो है हम आप लोगों को आगे पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले आप लोग कल जो हम पढ़ाए थे, कल कहाँ तक पढ़ाए थे, तो मछीवाड़ा का युद्ध तक पढ़ाए थे। मछीवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और तातर खान के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें तातर खान का हार हुआ था और हुमायूं का क्या हुआ था, जीत हुआ था, ठीक। आगे देख लीजिए, आगे जो है सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद के युद्ध में जो है किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं का एक सेनापति था। आप लोगों के भी डिस्प्ले पे शो करेगा, आप लोग भी देखते जाइएगा, ठीक है।
हुमायूं का सेनापति जिसका नाम था बैराम खां, बैराम खां और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर शाह सूरी का हार का सामना करना पड़ा और हुमायूं का सेनापति को जीत का सामना करना पड़ा। यानी हुमायूं का जो सेनापति थे बैराम खां वो जीत गया। ठीक है, उसके बाद है आगे 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद दिल्ली का पुनः हुमायूं शासक बन गया था। यानी सरहिंद का जो है युद्ध किया और उस युद्ध को जीत करके सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और पुनः जो है वो पद स्थापित कर लिया दिल्ली के ऊपर। ठीक है, फिर जो है दिल्ली उसके शासन में, उसके कब्जा में आ गया। ठीक है, पुनः जो वो 1555 ईस्वी में वो शासक बन जाते हैं दिल्ली के। ठीक है, आगे है हुमायूं की मृत्यु, और हुमायूं की मृत्यु जो है वो 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हो जाता है। कब? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हो जाता है। दिल ए पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यानी कहीं से युद्ध करके आ रहे थे, समझ गए ना। हुमायूं के एक बेटा जिसका नाम था अकबर, अकबर ने जो है ना एक जो है लकड़ी का जो है महल बनाया था, समझ गए ना। और वो जो लकड़ी का जो महल बनाया गया था उसी के हुमायूं के सम्मान के लिए बनाया, सम्मान करने के लिए बनाया गया था। और उसके जब हुमायूं, उसके जब पिताजी आए हुए जिसका नाम था हुमायूं, वो जब आए तो वो जैसे ही वहां पर बैठे तो सीढ़ी पर से गिर करके उसका वहां पे देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आगे हुमायूं का मकबरा। और जो है हुमायूं जब मरा था तो इसका जो है इसको जो दफनाया गया था वो कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। और मकबरा जो बनाया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो हाजी बेगम द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और यानी यहाँ पे हुमायूं का जो मकबरा है ना, हुमायूं का मकबरा को हम लोग ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी। आगे देख लीजिए, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह में रात दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। यानी वो जो है ना ज्योतिष पर विश्वास रखता था। और वो क्या करते थे, 7 दिन में रात दिन दोनों समय में, रात में भी और दिन में भी, मतलब अलग अलग रंग के कपड़ा पहनते थे। समझ गए ना। आगे है अकबर। उसके बाद जो अकबर का जो शासन आया वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक किया। अब सबसे पहले अकबर के बारे में जान लीजिए आप कि अकबर का जन्म कब हुआ, पिता का माता का क्या नाम था वो समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले ये अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 1542 ईस्वी में हुआ था। और उसके पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। और इसका प्रथम विवाह जो हुआ था वो रुकिया बेगम के साथ हुआ था। हिंदाल की पुत्री थी और 9 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, आगे है राज्याभिषेक। 14 वर्ष राज्याभिषेक जो हुआ था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था पहली बार। यानी इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है अकबर का। पहली बार जो हुआ था वो जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कलानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, आगे हैं बैराम खान ने ईंटों का सिंहासन बनाकर राज्याभिषेक किया था। यानी बैराम खान क्या किया, और जो है ना अकबर के जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैराम खां थे। कौन थे? बैराम खां। जिस समय में इसको राजा बनाया गया था अकबर को, उस समय में जो है अकबर का मात्र 14 साल उम्र था। समझ गए ना। अब 14 साल का बालक कर ही क्या सकता है। उस समय में क्या था कि मतलब उस समय में उत्तराधिकारी हुआ करते थे, राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, इसी प्रकार उस समय में नीति था। और बैराम का इसका संरक्षक था और जो है इसके पुत्र को ही जो है वहाँ का शासक बनाया 14 वर्ष की आयु में। और जो है वो सिंहासन जो बनाया था वो ईंटों का बनाया था। किसका? तो ईंटों का बनाया था। आगे है दोबारा राज्याभिषेक 17 फरवरी 1556 ईस्वी में होता है दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। पहले कहाँ हुआ था? पंजाब में। फिर दूसरी बार कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कब हुआ? तो 17 फरवरी 1556 ईस्वी को, सॉरी 1556 ईस्वी को। आगे पानीपत का दूसरा युद्ध। उसके बाद जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है कौन? अकबर। अकबर और हेमू जिसका नाम है विक्रमादित्य, हेमू जिसका नाम के दूसरा भी नाम उपाधि क्या मिला है इसको? विक्रमादित्य का मिला है। समझ गए ना। इसका हार हुआ और अकबर जीत गया। और अकबर जो जीता था ना उसके साथ में सेनापति था कौन? बैराम खां, अकबर का संरक्षक था। उसने खुद युद्ध लड़ा था। समझ गए ना। और जीत हासिल किया वहां पे वो। ठीक है, और ये जो हेमू थे ये अफगान का सेनापति था। ठीक है, अफगान सेनापति था। आगे बैराम खां अकबर का संरक्षक बनकर रहा 1556 से लेकर के 60 ईस्वी तक, यानी 4 साल तक। कितना साल तक? 4 साल तक जो है ना अकबर का संरक्षक बन के रहा कौन? बैराम खां। आगे देखिए, और इसके पत्नी का नाम था सलीमा बेगम और अकबर ने इससे विवाह कर लिया। जब क्या कहते 18-19 साल के जब अकबर हो गए तो बैराम खां की पत्नी थी, समझ गए, जिसका नाम था सलीमा बेगम। समझ गए ना। जब इसको ये मैच्योर हो गया अकबर अपने आप में,
तो ये क्या किया, बैराम खां को अपने सत्ता से बाहर निकाल दिया, यानी अपने जो है महल से इसको बाहर निकाल दिया, अपने मकान से महल से इसको बाहर निकाल दिया। बोला कि अब आपकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो जो है जैसे ही जा रहे थे, सभी पूरे के पूरे फैमिली को लेकर के जो जा रहे थे, वो सभी को जाने के लिए नहीं दिया। बोला हम सभी को जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हम आपको बोल रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ से जाइए। और उसको जबरन वहाँ से भगाया गया बैराम खां को, और बैराम खां को वहाँ से भगाया। और बैराम खां का जो पत्नी था जिसका नाम था सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम से पूरा वो जो है शादी कर लेता है। कौन? अकबर। सोचिए, मात्र 18-19 साल का लड़का वो बैराम खां के पत्नी जिसका नाम था सलीमा बेगम, उससे शादी कर लेता है। समझ गए ना। और उसका पुत्र है जिसका नाम था अबुल रहीम, इसे खान खाना की उपाधि प्रदान की। और इसका पुत्र को भी घेर लेता, बोलता है कि इसको हम जाने के लिए, इसको भी जाने के लिए हम नहीं देंगे। और अकबर ने इसे निष्कासित कर दिया। किसे निष्कासित किया? तो बैराम खां को निष्कासित कर देता है, यानी सत्ता से बाहर निकाल देता है। उसके बाद यह मक्का मदीना जा रहा था। बैराम खां जो है जब मक्का मदीना जा रहे थे, तो रास्ते में 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मुबारक खान लोहानी नामक अफगान ने इसका हत्या कर दिया। क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था, बदला ले लिया। समझ गए ना। आगे क्या आगे 1560 से लेकर 1562 पर्दा शासन, या इसी बोलते हैं हम लोग पेट्रीकोट शासन। समझ गए ना। यानी 60 से लेकर के 62 तक 2 साल तक जो है ना पर्दा शासन चला। इस समय में अकबर की ढाई माह क्या है, ढाई माह माहम अनंगा का हस्तक्षेप रहा था, इसी का हस्तक्षेप रहा था। और माहम अनंगा का जो पुत्र है जिसका नाम है अधम खां, और इसका पुत्री है एक जिसका नाम है जीजा अनंगा, और जीजा अनंगा का भी एक पुत्र है जिसका नाम है मिर्जा अजीज कोका। क्या नाम है? मिर्जा अजीज कोका। और अकबर के सैन्य अभियान, यानी अकबर जो कहाँ कहाँ पे युद्ध लड़े हैं, तो अकबर जो सबसे पहले मालवा को विजय किया 1561 ईस्वी में। खुद जब अपरा से खुद जब युद्ध लड़ने लगा, तो वो सबसे पहले मालवा पे अटैक किया और मालवा को जीत गया। उसके बाद गोंडवाना का युद्ध किया 1564 ईस्वी में, और 1564 में युद्ध करके जो है ना गोंडवाना को भी जीत जाता है। उसके बाद अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? आपको हो जाएगा 1562 ईस्वी में भारमल कछुआ। ये जो है ना आमेर जयपुर का शासक था। इसने जो सबसे पहले जो है ना इसके अधीनता में चले गया, और इसका अधीनता स्वीकार कर लिया कि हमको आप ही के शरण में रहना है। कौन कहा? भारमल कहा। ठीक है। और उसका जो अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है। आगे देख लीजिए कब किया, तो 1562 ईस्वी में। तो ये भारमल कौन थे? जयपुर का शासक थे। ठीक है। आगे 1562 में भारमल की पुत्री, भारमल की एक बेटी थी जिसका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई से जो है ना अकबर विवाह कर लेता है, अकबर विवाह कर लेता है। भारमल खुद कहता है कि आप जो है मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए, जिसका नाम था जोधाबाई, आप जो है मेरी पुत्री जोधाबाई से आप शादी कर लीजिए। और अकबर एक्सेप्ट करके और जोधाबाई से शादी कर लेता है। ठीक है। और भारमल का पोता है, समझ गए ना, और भगवान दास का बेटा, भारमल का पोता, समझिएगा, भारमल का पोता भगवान दास का बेटा जिसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। ये अकबर के दरबार में चला गया, अकबर के दरबार में चला गया। सबसे पहले तो भारमल गया, भारमल जा करके अपना पुत्र, अपनी पुत्री यानी बेटी से शादी, जोधाबाई से शादी करवा दिया अकबर से। उसके बाद इसका पोता जिसका नाम है मान सिंह, ये भी जो है ना अकबर के शरण में चला जाता है, अकबर के शरण में यानी दरबार में चला जाता है। और अकबर ने इसे फर्जुंद की उपाधि प्रदान की, यानी इसको जो है ना उपाधि जो मिला है मान सिंह को, वो फर्जुंद की उपाधि मिला है। फर्जुंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। एक प्रकार से आप मान सकते हैं जैसे पुष्पोत नहीं लेता किसी को, उसी को दत्तक पुत्र बोलते हैं, तो वही दत्तक पुत्र का उपाधि उसको मिला। ठीक है। आगे हैं अकबर का नागौर दरबार। अकबर का जो नागौर दरबार था वो 1570 ईस्वी में था। इसमें अकबर की अधीनता स्वीकारने वाले प्रथम शासक, प्रमुख शासक कौन कौन थे? आप सोचिए, अकबर के अधीनता स्वीकारने वाले कौन कौन से प्रमुख शासक थे, इसके बारे में समझ लीजिए आप लोग। सबसे बीकानेर के शासक जिसका नाम था कल्याणमल, मेड़ता का शासक था जिसका नाम था जयमल मेढ़तिया, और रणथंभौर का शासक था जिसका नाम था सर्जन हाड़ा, और मारवाड़ या जोधपुर का शासक था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, जैसलमेर का शासक था जिसका नाम था हसरै भाटी। ये सारा का सारा शासक इसका अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसका? अकबर का अधीनता स्वीकार कर लेता है। समझ गए ना। आगे मोटा राजा उदय सिंह ने अपने पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ कर देता है, यानी अकबर का बेटा जहांगीर। अकबर को कहता है कि आप जो है मेरी पुत्री की शादी अपने बेटा से करवा दीजिए, जहांगीर से करवा दीजिए। और जहांगीर से जो है उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह ने अपना पुत्री जिसका नाम है जगत गोसाई, और जगत गोसाई से शादी कर देता। किसका?
किसके साथ? तो जहांगीर के साथ, ठीक है। और अभी जो जगत गोसाई, समझ गए ना, ये सब जोधाबाई, इन सब का जो हम नाम ले रहे हैं, ये सब का सब हिंदू थे, समझ गए ना, हिंदू राजपूत थे, ठीक। आगे देखिए, आगे है अकबर का गुजरात अभियान। अकबर का गुजरात अभियान। गुजरात में अकबर के विरुद्ध 2 बार विद्रोह हुआ था। अकबर का जो गुजरात में जो विद्रोह हुआ, गुजरात का जो क्या कहते हैं, अकबर का गुजरात में जो युद्ध हो रहा था, तो गुजरात में अकबर के विरुद्ध 2 बार विद्रोह किया गया था। कितना बार विद्रोह किया? 2 बार विद्रोह किया। कौन कौन? तो पहले प्रथम बार जो विद्रोह हुआ है वो जो है मुजफ्फर खां तृतीय करता है 1562 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, ठीक है। इसे दबाने हेतु मिर्जा अजीज कोका को भेजा था। यानी वो जब विद्रोह कर रहा था ना, तो मिर्जा कोका कहा कि जाओ उसको जो है सबक सिखा के आओ, वो मेरा विद्रोह क्यों कर रहा है। तो मिर्जा कोका को भेजा था दबाने के लिए, ठीक है। उसका दूसरा विद्रोह जो है 1573 ईस्वी में जो है मोहम्मद हुसैन मिर्जा कर देता है, और वहां पे स्वयं अकबर ही जाता है, स्वयं अकबर ही जाता है उसको समझाने के लिए कि आप मेरा विद्रोह क्यों कर रहे हैं, ठीक। आगे अकबर आगरा से मात्र 8 दिन में गुजरात पहुंच गया था। सोचिए, गुजरात में जिसका जो विद्रोह चल रहा था, तो वो जो है आगरा से 8 दिन के अंदर में जो है गुजरात पहुंच गया था। उस समय में एरोप्लेन, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, ट्रेन थोड़ी था, नहीं, ये सब चीज नहीं था, घोड़ा से जाने का काम करते थे वो लोग, ठीक है। तो 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो गुजरात पहुंच गए थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पहुंच गया। और विसेंट स्मिथ के अनुसार यह अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान था। यह जो द्रुतगामी अभियान जब माना गया है, वो किसके अनुसार माना गया है? विसेंट स्मिथ के अनुसार माना गया है, समझ गए ना। और अकबर ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकारने हेतु 4 प्रतिनिधियों को भेजा। महाराणा प्रताप ऐसे थे जो अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने अपना 4 आदमी को भेजा कि आप जाओ उसे मना के लाओ और उसे कहो कि मेरा अधीनता स्वीकार कर ले और मेरे शरण में आ जाए, समझ गए ना। तो किसको किसको भेजा था? तो 4 जो प्रतिनिधि को जो भेजा गया था, वो आसफ खां को भेजा गया था, मान सिंह को खुद भेजा गया है, और मान सिंह के पिता भगवान सिंह को भी भेजा है, और टोडरमल को भी भेजा है। इन 4 को भेजा है। कहाँ? महाराणा प्रताप के दरबार में। उसे कहो मेरा बात मान ले और मेरे अधीनता में आ जाए और मेरा अधीनता स्वीकार कर ले, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं की नहीं माना। जब नहीं माना तो फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है तुरंत उसके बाद। और हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच और मुगल सेना जो थे जिसका नाम था मान सिंह के बीच होता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। उसके बाद अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं, और अकबर के समय में प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटनाएं घटित हुई है और क्या क्या योजना को लागू किया है वो सब समझ लीजिए। सबसे पहला काम क्या? वो दास प्रथा पर रोक लगाया। दास प्रथा पर रोक लगाया कब? 1562 ईस्वी में। उसके बाद तीर्थ यात्रा पर कर पर रोक लगा दिया। यानी तीर्थ यात्रा कर पर जो है ना वो रोक लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर का मतलब होता है कोई भी हिंदू अगर तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसको बिल्कुल रोक लगा दिया, उसके ऊपर उसको बंद करवा दिया। उसका जजिया कर पर भी रोक लगा दिया था। जजिया कर आप लोगों को पता है कि गैर मुस्लिमों से टैक्स लेना, उसी को जजिया कर कहते हैं। अकबर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया। सोचिए अकबर को गाली दे रहा है अभी के समय में कोई मतलब अच्छे मतलब राजपूत शासक को लेकर के जो है बहुत सारे अभी हिंदू समाज के ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी अकबर को गाली देने का काम करते हैं। बताइए अकबर ने क्या गलती किया है? अकबर ने जो है एक प्रकार से अगर माना जाए तो हिंदू के लिए अच्छा ही काम किए। एक तो तीर्थ यात्रा पे पहले जाते थे, उसका टैक्स लेने का काम करते थे, हुमायूं वगैरह लेते थे। उसके बाद वो क्या कहते हैं सती दास प्रथा पर रोक लगाया। दास प्रथा पर रोक लगाने के बाद वो जो है जजिया कर पे भी रोक लगा देता है, नहीं हम गैर मुस्लिमों से टैक्स नहीं लेंगे। क्या बुरा काम किया? बिल्कुल अच्छा काम किया। उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। कब? 1569 से लेकर के 70 ईस्वी तक, 1 साल के अंदर में निर्माण करवा लिया। उसके बाद जो है मनसबदारी प्रथा 1575 में लागू किया। कौन कौन सा मनसबदारी था? तो एक था जात, एक था सवार। समझ गए ना? जात का मतलब होता है वेतन और सवार का मतलब होता है घुड़सवार। समझ गए ना? आगे इबादत खाना का निर्माण, और इबादत खाना का भी निर्माण होता है वो 1575 ईस्वी में होता है।
और इबादत खाना करने वाला किस लिए होता है? वहां पे सभी धर्मों के लिए खोला गया था, यानी सभी धर्मों के लोग वहां पे बैठ के आपस में जो है ना बात विचार विमर्श कर सकते हैं, समझ गए ना। और उसमें एक चीज और क्या था, एक चीज प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने कहा था कि बहस आप एक दूसरे धर्म को लेकर के नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे धर्म को लेकर के आप बहस नहीं कर सकते हैं, यानी बहस करने पर रोक लगा दिया था। क्या बुरा किया था? और बहस करने पर जो रोक लगाया था वो 1582 ईस्वी में किया था। आगे सिख गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान दे दिया था। बताइए कितना दिलदार थे अकबर। अकबर ने 500 बीघा, 5 बीघा नहीं 500 बीघा जमीन दान दे दिया था सिख गुरु को, समझ गए ना। आगे है जिसका नाम था रामदास। उसके बाद अमृतसर की भी स्थापना इसी ने करता है, इसी ने किया है। कौन? अकबर ने ही किया है। और सिजदा व पाबोस की शुरुआत, सिजदा व पाबोस की शुरुआत, और ये जो है सिजदा व पाबोस की शुरुआत ये कर देता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती करता है अकबर। अकबर जो है ना सिजदा और पाबोस की शुरुआत करता है। सिजदा पाबोस का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमसे मिलने आएंगे तो झुक करके मेरा पैर को चूमेंगे और उसके बाद जो है हमसे बातें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना गलत किया है यहाँ पे, ठीक है। किया है तो सभी के लिए किया है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए क्या है, सभी के लिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। आगे हैं, और ये जो शुरुआत किया वो 1577 से लेकर 78 तक, यानी जो है 1 साल तक के लिए लागू किया था, ठीक है। 1 साल तक चला था ये कानून। उसके बाद अकबर द्वारा मजहर यानी धर्म प्रमुख 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा साम्राज्य के 12 सूबे में बांटा गया, यानी 12 सूबों में जो है ना अकबर ने जो अपने साम्राज्य को बांट दिया था। कितना सूबों में? 12 सूबों में। आगे टोडरमल जो थे जो कि वित्त मंत्री थे उस समय में, इसके द्वारा 10 साला की शुरुआत किया है। किसकी शुरुआत किया है? तो 10 साला की शुरुआत किया है 1580 ईस्वी में। आगे हैं जेसुइट ईसाई पादरी फादर एक्वाबीबा पुर्तगाली दल के साथ फतेहपुर सिकरी आया था। कब? 1580 ईस्वी में। आगे हैं दास प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। दास प्रथा पर जो है ये पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? अकबर 1582 ईस्वी में, ठीक है। आगे हैं दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत, और यहाँ पे थोड़ा सा मूर्ख वाला काम कर रहा है अकबर। बोलिए कैसे? यहाँ पे जो एक अलग धर्म का जो है ना शुरुआत कर देता है, जिस धर्म का नाम रखता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही वो 1582 ईस्वी को जो है ना शुरू करता है। और अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल, और उसका जो धार्मिक नीति जो था उसका नाम रखा था सुलह ए कुल, और उसमें जो प्रधान पुरोहित जो बनाया था वो अबुल फजल को बनाया था। और इसे स्वीकारने वाला प्रथम एकमात्र हिंदू शासक था जिसका नाम था महेश दास बीरबल। और महेश दास बीरबल जो है ना इस धर्म का जो शुरुआत किया था दीन ए इलाही का, तो दीन ए इलाही का जो धर्म शुरुआत किया था, इस धर्म को स्वीकारने वाले महज एक हिंदू शासक ही थे जिसका नाम था महेश दास बीरबल, ठीक है। आगे इसे अकबर का मूर्खतापूर्ण निर्णय बताने वाला कौन था? विसेंट स्मिथ। बात सही है, कोई भी इंसान इसको मूर्खता वाला काम किया है। वो कौन? अकबर। किया कि नहीं किया? अकबर जो है यहाँ पे एक प्रकार से एक इस्लाम धर्म को छोड़ करके एक अलग धर्म का शुरुआत कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है यहाँ पे। तो इसका बहस किया, विद्रोह किया कौन? विसेंट स्मिथ। बोला कि नहीं ये तो आपका बिल्कुल मूर्खतापूर्ण वाला काम है, ये आप मूर्ख वाला काम कर रहे हैं, समझ गए ना। और इलाही संबत का प्रारंभ कर दिया, और एक कैलेंडर भी अलग से जारी कर दिया था 1583 ईस्वी में। और निश्चित दिनों पर पशु हत्या पर रोक लगा दिया था। और जो है ये निश्चित दिनों पर जो है ना पशु हत्या करने पर रोक लगा दिया था। यानी 1583 ईस्वी में जो है ये कहा कि ये दिन जो है ना आप जो है पशु की हत्या नहीं कर सकते, पशु की हत्या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद बीघा ए इलाही यानी उसी बोलते गज ए इलाही की शुरुआत किया 1588 ईस्वी में। ये जो बीघा ए इलाही है, गज ए इलाही है, इसका मतलब होता है भूमाप का पैमाना, यानी जमीन को नापने का पैमाना, ठीक है। और अकबर के 9 दरबारी विद्वान भी थे, समझ गए ना, जिसको नवरत्न कहते हैं। कौन कौन थे? मुल्ला दो प्याजा थे। कौन कौन थे जी? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अबुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तान सिंह, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी बीरबल। ये सभी के सभी जो है ना अकबर के 9 दरबारी विद्वान थे, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे है अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को होता है, ठीक है। और जहांगीर, उसके बाद जो जहांगीर का शासन चलता है वो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक।
और यहाँ पे जो है ना इसका जो जन्म होता है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को होता है। और इसका पिता का नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। माता का नाम है जोधाबाई। ठीक है, क्या नाम है? जोधाबाई। इसी को बोलते हैं हरकाबाई। इसी को एक उपाधि मिला था। किस चीज का उपाधि मिला है? तो मरियम उजमानी का मिला है। ठीक है, आगे बचपन का नाम था सलीम, यानी जहांगीर का जो बचपन का नाम है वो सलीम नाम था। ठीक है, आगे इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ है। ठीक, आगे आ जाइए। आगे जहांगीर के विवाह 1885 ईस्वी में जो है ना मानसिंह के साथ मानबाई के साथ विवाह हुआ था। ये जो है ना मानसिंह की बहन थी। मानसिंह की बहन भगवान सिंह की बेटी और भारमल की पोती थी। समझ गए ना। जहांगीर की जो विवाह होती है वो हिंदू लड़की से ही शादी होती है जिसका नाम है, क्या नाम है? मानबाई। क्या नाम है? मानबाई। और ये जो भारमल की पोती है। ठीक है, आगे देख लीजिए। और इसका पुत्र हो, इससे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो। इसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो का जो जन्म होता है इसने खुद पिता का विद्रोह किया है। और आशीर्वाद जो है ना किससे लेने का काम करते थे? ये सिख गुरु अर्जुन देव से जो है आशीर्वाद लेने का काम करते थे। कौन? खुसरो। ठीक है, यह जहांगीर की बुरी आदतों से तंग होकर इसने आत्महत्या कर लिया। यानी जहांगीर का जो है कुछ गलत जो है उसका एक प्रकार से कूटनीति था। इसको देख करके जो है इसको रहा नहीं किया मनबाई को, इसने खुद आत्महत्या कर लिया। बोला कि हमको इस धरती पे नहीं रहना, खुद ब खुद वो आत्महत्या कर लिया। ठीक है, आगे जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। और अर्जुन देव को जो है ना ये एक प्रकार से मान लीजिए कि खुद जो है ना खुसरो को जहांगीर के खिलाफ बोल रहा था विद्रोह करने के लिए, गलत सलत बात बोल रहा था करने के लिए, काम करने के लिए, और खुद को बोल रहा था कि आप शासक बनो यहाँ का। ये बात की जानकारी हो जाता है जहांगीर को। और जहांगीर क्या करता है? अर्जुन देव को हत्या करवा देता है। जाओ, कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने खुसरो की हत्या कर दी। और जहांगीर जो है उसको भी, किसको? अपना पुत्र ने खुसरो को भी नहीं छोड़ा, उसको भी हत्या कर दिया। ठीक है, उसके बाद जहांगीर का दूसरा विवाह जगत गोसाई के साथ होता है। और ये जोधपुर के मोटा राजा सिंह की पुत्री है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। समझ गए ना। ये भी इसका उत्तराधिकारी, इसके भी अधीनता में आ गए थे, अकबर के अधीनता में आ गए थे। और जहांगीर का जो दूसरा विवाह होता है वो जो है मोटा राजा उदय सिंह की बेटी से होता है जिसका नाम है जगत गोसाई, इसी के साथ होता है। और इससे एक पुत्र होता है खुर्रम, जिसका नाम है शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। और जहांगीर का तीसरा विवाह होता है नूरजहां से। किससे होता है? नूरजहां से। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे। और नूरजहां को जो उपाधि दिया है जहांगीर ने, तो जहांगीर ने उसे उपाधि दिया बादशाह बेगम और नूर महल, और इसी को नूरजहां भी कहा है। यानी इसका जो है ना नूरजहां का वास्तविक जो नाम है वो मेहरुनिसा नाम है। क्या नाम है? मेहरुनिसा। और ये जो है ना अली कुली बेग की पत्नी थी। ठीक है, यानी अली कुली बेग की पत्नी से ही खुद शादी कर लिया जहांगीर। ठीक, आगे इसका पिता एतमाउद्दौला। क्या था? एतमाउद्दौला, जिसका एक और नाम आता है गियास बेग, है ना। और इसका माता है अस्मत बेगम। और इसका भाई भी एक है जिसका नाम है आसफ खां। और पुत्री है मुमताज महल। क्या नाम है? मुमताज महल। क्या नाम है? मुमताज महल। देखिए आगे क्या होता है। जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर ने एक आत्मकथा लिखा जिसका नाम है तजूक ए जहांगीरी। क्या नाम है? तजूक ए जहांगीरी। इससे प्राप्त जानकारी के अनुसार जहांगीर ने कुल 12 फरमान जारी किए हैं जिसे आइन ए जहांगीरी कहा जाता है। यानी तजूक ए जहांगीरी जो लिखा है उसमें 12 फरमान जारी किया है। वो 12 फरमान जारी जो किया है उनका नाम रखा है आइन ए जहांगीरी। क्या नाम रखा है? आइन ए जहांगीरी। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। जहांगीर द्वारा समाप्त किए गए जकात, तमगा, मिरबहरी, इन सभी को समाप्त कर दिया। और मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के नियम, शराब व नशीली वस्तुओं को बिक्री पर रोक लगा दी थी। यानी शराब और नशीली पदार्थ जो भी है उन सभी पर रोक लगा दिया था। कौन? जहांगीर। उसका चिकित्सा सुविधा का विस्तार, यानी हॉस्पिटल लाइज में जो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ होता है चिकित्सा के मामला में उन सभी पर सुधार लाया और विकास किया। ठीक है, उसके बाद जो है गुरुवार व रविवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया था। यानी इसने कहा कि गुरुवार और रविवार को आप पशु का हत्या नहीं कर सकते हैं। कौन कौन दिन? गुरुवार और रविवार के दिन। और न्याय की जंजीर भी लगवाई थी, जिसकी जंजीर जो लगवाया था उस जंजीर का जो लंबाई था वो 30 गज की लंबाई था। और उसमें 60 को घंटियां लगा हुआ था। कितना घंटी? 60 घंटी लगा हुआ था।
जहांगीर के काल में हुए प्रमुख विद्रोह, और जहांगीर का भी विद्रोह हुआ है, ठीक है। सबसे पहले खुसरो का विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1606 ईस्वी में। भेरावल का युद्ध हुआ जहांगीर और खुसरो के बीच, जिसमें खुसरो का हार का सामना करना पड़ा और जहांगीर जीत गया था। और यहाँ पे खुसरो को शाहजहां ने 1622 ईस्वी में इसका जो है बुरहानपुर में हत्या कर देता। खुद खुर्रम ने ही हत्या कर देता अपना भाई का, किसका? खुसरो का हत्या कर दिया, ठीक है। उसके बाद महावत खान ने इसे बंदी बनाकर अंधा करवा दिया। महावत खान ने इसे बंदी बनाकर हत्या करवा दिया, किसका? खुसरो का। खुसरो का हत्या करवा दिया, ठीक है। आगे हैं बीकानेर के रायसिंह का विद्रोह। उसके बाद बीकानेर के रायसिंह थे, उसके भी वो भी जो है इसका विद्रोह किया था जहांगीर का। उसके बाद बंगाल में 2 बार अफगानों द्वारा विद्रोह हुआ है ना। बंगाल में भी जो है ना 2 बार अफगानों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका नाम था उस्मान खान और एक का नाम था मूसा खान, ठीक है। आगे हैं खुर्रम शाहजहां का विद्रोह। ये जो 1622 से लेकर 23 यानी 1 साल तक जो है ना शाहजहां का भी विद्रोह हुआ है। और 1622 में जहांगीर ने खुर्रम को कंधार अभियान पर जाने को कहा, परंतु खुर्रम ने कंधार अभियान के बदले पंजाब और रोहतास गढ़ देने की मांग की और जहांगीर ने इसको मना कर दिया। यानी यहाँ पर जो है ना कंधार अभियान पर जो है शाहजहां को बोला कि तुम जाओ और कंधार को जीत करके लाओ। तो वहाँ पे शाहजहां एक वहाँ पे अपना बात रखता है, कहता है ठीक है हम जाएंगे कंधार अभियान पे, लेकिन इसके बदले में आपको जो है पंजाब और रोहतासगढ़ का क्षेत्र आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जहांगीर इसको मना कर देता, बोलता कि नहीं तुमको हम ये क्षेत्र बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। जहांगीर ने बिल्कुल उसको मना कर दिया। खुर्रम को महावत खान ने आगरा के पास हराकर जहांगीर के सामने पेश किया और जहांगीर ने खुर्रम को माफ कर दिया। और जो है ना खुद जो है अपना पिताजी का विद्रोह करना शुरू कर दिया था, कौन? खुर्रम। और खुर्रम को हरा देता है कौन? महावत खान। और महावत खान खुर्रम को हरा करके और खुर्रम को पकड़ करके और लेके जाता है जहांगीर के पास। जहांगीर को तो गुस्सा बहुत जोर से आता है। वो सोच रहा था कि हमने तो एक बेटा का हत्या करवा ही दिया है, और फिर ये भी बेटा का अगर हत्या करवा देंगे तो फिर उत्तराधिकारी कौन बनेंगे। उसको माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। किसको? तो शाहजहां को माफ कर दिया। अगर चाहता तो हत्या भी करवा सकता था, लेकिन नहीं किया। उसके बाद जो है महावत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी में हुआ था, नूरजहां गुट से परेशान होकर के, और खुद महावत खां विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ। उसके बाद जहांगीर का सैन्य अभियान, मेवाड़ अभियान। देखिए मेवाड़ जो अभियान हुआ किसको किसको भेजा है? 1605 में शाहजादा परवेज को भेजा, 1608 में महावत खां को भेजा, 1609 में अब्दुल खां को भेजा और 1615 में खुर्रम को भेजा। खुर्रम यानी शाहजहां को भेजा, ठीक है। आगे है 1615 मेवाड़ मुगल संधि, और जो है ना संधि भी कर लेता आपस में। मेवाड़ और मुगल, समझिएगा। मेवाड़ का एक शासक है जिसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह फर्स्ट यानी प्रथम। आगे हैं ये जो अमर सिंह प्रथम है ना, ये महाराणा प्रताप के बेटा हैं, और ये जो जहांगीर है ये खुर्रम शाहजहां है। क्या कहते हैं? जहांगीर के पुत्र है जिसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। इन दोनों के बीच जो है ना आपस में संधि कर लेता है, मिलान कर लेता है, मेल कर लेता है, ठीक है। आगे जहांगीर का दक्षिण भारत अभियान, अहमदनगर अभियान। जहांगीर ने अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया, परंतु अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर व सेनापति मलिक राजू ने वीरतापूर्वक सामना किया, वीरतापूर्वक सामना किया। और जहांगीर चाह रहा था कि अहमदनगर मेरा हो, लेकिन बिल्कुल एकदम जो है ना बलपूर्वक जो उसे सामना करने का काम किया, ठीक है। उसके बाद खुर्रम ने 1617 में अहमदनगर पर आक्रमण किया और बीजापुर की मध्यस्थता से मुगलों व अहमदनगर के मध्य संधि हो गई थी। क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। फिर बाद में क्या कर लिया? संधि कर लिया। खुर्रम ने 1617 में अहमदनगर पर आक्रमण किया। उसके बाद जो है बीजापुर की मध्यस्थता के अनुसार जो है मुगल व अहमदनगर की आपस में संधि हो गई, मेल हो गया, ठीक है। उसके बाद है कांगड़ा। क्या है? कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और कांगड़ा को जीत जाता है 1620 ईस्वी में विक्रमजीत बघेल को पराजित करके, ठीक है। आगे हैं जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय, और जहांगीर के काल में जो है जहांगीर के काल में और जहांगीर के दरबार में जो है यूरोप से भी कुछ कुछ लोग आ रहे हैं। वो है कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 से लेकर के 1611 ईस्वी तक रहा, और यह 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। आगे ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था, ठीक है। आगे है कौन? कैप्टन हॉकिंस,
ठीक है। आगे तुर्की व फारसी भाषा का जानकार थे कौन? कैप्टन हॉकिंस जो थे ये तुर्की और फारसी दोनों भाषा का जानकार थे और दोनों भाषा को जानते थे। जहांगीर ने इसे 400 की मानसबदारी एवं इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि प्रदान की। यानी जहांगीर ने जो है ये जो है कैप्टन हॉकिंस है इसको उपाधि भी देता है। किस किस का उपाधि देता है? तो इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि देता है। आगे है टॉमस रो या उसी को बोलते थॉमस रो। ये 1615 से लेकर के 1619 ईस्वी तक रहता है। यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था और 1615 में भारत आया था और जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की थी। जहांगीर से जो है थॉमस रो ने अजमेर में जाके मुलाकात करता है और इसे जहांगीर ने भारत में व्यापारिक अनुमति प्रदान की और जो है थॉमस रो कहता है कि आप यहाँ पे व्यापारी कर सकते हैं। और ये जो यूरोपीय आए थे वो व्यापारी करने के लिए ही आए थे और इसने अधिकार दे दिया, बोला कि ठीक है आप व्यापारी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। आगे 1627 ईस्वी लाहौर में जहांगीरी की मृत्यु। लाहौर में जहांगीरी की मृत्यु समझिएगा। 1627 में लाहौर में जहांगीरी की मृत्यु, यानी जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 1627 में लाहौर में जहांगीर का मृत्यु हो जाता है और जहांगीर का मकबरा भी वहीं पे है लाहौर में। पूछा जाए कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है तो वो लाहौर में है। और जहांगीर का मृत्यु कब होता है तो 1627 ईस्वी में। उसके बाद शाहजहां का समय आता है। किसका समय? शाहजहां का। और यहाँ जो है 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में होता है और इसका पिता का नाम है जहांगीर और इसके माता का नाम है जगत गोसाई। बचपन का नाम खुर्रम था। पत्नी मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां की क्या थी? पुत्री थी। इससे पहले भी आपको पता है आसफ खां की पुत्री मुमताज महल। आगे देखिए, जहांगीर के मृत्यु के समय खुर्रम दक्षिण भारत में था। उस समय में कहा था? दक्षिण भारत में था। यहाँ देखिए आसफ खां जो है ना बहुत ही चाल चलता है, समझ गए ना। तो जहांगीर के मृत्यु के समय जो जिस समय में लाहौर में जो है जहांगीर का जब मृत्यु हुआ था तो उस समय में जो है ना शाहजहां जो थे वो लाहौर में नहीं थे, वो कहाँ थे? दक्षिण भारत में थे। कहाँ थे? दक्षिण भारत में थे। और क्या किए वहाँ पे? आसफ खां ये कौन थे? शाहजहां का ससुर फिर बाद में बने हैं, समझ गए ना। शाहजहां का ससुर कौन थे? आसफ खां ने एक चाल चला था। वह खुसरो के पुत्र दावर बख्श को बादशाह बना दिया था कुछ दिन के लिए। ये जो थे ना दावर बख्श ये उतना होनहार जो है ना ये शासक नहीं थे, होनहार नहीं थे। ये खुसरो का बेटा था, समझ गया ना। उसने सोचा कि इसको अगर हम राजा बना देंगे ना, अगर राजा का पद खाली रहेगा तो कोई न कोई आक्रमण करेगा और आक्रमण करके कब्जा करेगा पूरे लाहौर को। ऐसा करते हैं, खुसरो का एक बेटा है, अगर हम खुद राजा बन जाते हैं तो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए चारों ओर से लोग लग जाएगा। इससे अच्छा होगा कि खुसरो का एक बेटा है ही तो उसी को हम क्यों ना क्या कहते हैं शासक बना दें। अगर वो शासक बन जाता है तो इसको हटाने में बहुत ही नॉर्मली है। एक जरा से थोड़ा सा भी अगर धमकाने का काम करेंगे वो डर से हट जाएगा और अपना सीट को खाली कर देगा, यानी सत्ता से वो शासन से बाहर हो जाएगा। तो इसको लेकर के जो क्या किए वो आसफ खां खुसरो के बेटा जो थे उसको गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। दावत बख्श को बलि का बकरा भी कहा जाता है और जो दावर बख्श को बलि का बकरा भी कहा जाता है। बलि का बकरा क्यों न कहे, कुछ ही दिन के लिए बनाया। वो चाल चल के, कौन चाल चला था? आसफ खां चाल चला था। इसीलिए दावर बख्श को बकरी का क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है बलि का बकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बलि का बकरा कहते हैं। आसफ खां ने दूत बनारसी दास को भेजकर दक्षिण भारत से शाहजहां को बुलवाया और जो है जैसे इसको गद्दी बैठाया उसके बाद बनारसी दास को भेज दिया। आसफ खां जाओ चुपके से शाहजहां को बोलना कि आपका जो है पिता का देहांत हो गया है और आपको वहां जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप चलिए मेरे साथ। और जब वहां जा करके बनारसी दास शाहजहां को साथ लेकर के आ जाते हैं और शाहजहां का राज्याभिषेक वहां पे आता है और आगरा आ जाके कहाँ आता है, फिर आगरा आ जाता है। फिर लाहौर को छोड़ के आगरा की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। आगरा आ जाता है वो 4 फरवरी 1628 ईस्वी में। कहा? 4 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में उसका राज्याभिषेक हो जाता है। किसका? शाहजहां का, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, शाहजहां का विवाह मुमताज महल से हुआ 1612 ईस्वी में, ठीक है। और वास्तविक नाम इसका क्या था? मुमताज महल का अर्जुमंद, क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। इसको उपाधि भी देखो शाहजहां ने खुद इसको उपाधि दिया है।
अर्जुमंद बानो बेगम को कहा है कि आप मुमताज महल हो। क्या हो? मुमताज महल हो। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए। और 1631 ईस्वी में जो है ना बुरहानपुर में मुमताज महल की क्या होता है? देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो मृत्यु होती है, मृत्यु होने का कारण है कि ये जो 14वां बच्चा को जन्म दे रहा था। कौन? मुमताज जो है 14वां बच्चा को जन्म देते समय उसका मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बताओ, एक प्रकार से मशीन का एकदम फैक्ट्री बन चुकी थी वो। 14 बच्चे को जन्म देना मामूली बात है जी। तो 14वीं बच्ची को देते समय जो है उसका मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग कि शाहजहां को जो 14 जो बच्चे थे, उस 14 बच्चे में 7 बच्चा मर गया और 7 बच्चा जिंदा था। ठीक है, और 7 बच्चे जो जीवित थे, उन 7 बच्चे में जो है ना 4 बेटा बचा था और 3 बेटी बची थी। ठीक है, और वो जो 4 बेटा था जिसका नाम था दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद, और 3 बेटी थी जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। ठीक है, आगे शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और 1631 से लेकर के 1653 ईस्वी तक लगातार काम हुआ है ताजमहल के अंदर में। इतना समय लगा ताजमहल को बनाने में। लगभग कितना समय लग गया? 22 साल। कितना हो गया? लगभग 22 साल का समय लगा था ताजमहल को बनाने में। ठीक है, और ये जो ताजमहल बना है वो सफेद संगमरमर से बना। किससे बना है? सफेद संगमरमर से बना है। सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। और ये जो सफेद संगमरमर जो है ये मकराना राजस्थान से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? राजस्थान से। राजस्थान एक जगह का नाम है मकराना, वहीं से संगमरमर को लाने का काम किया है। ठीक है, उसके बाद ताजमहल का निर्माण करवाया। और वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यानी उसका जो डिजाइन बनाया था ताजमहल का, वो कौन बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी बनाया था डिजाइन। ठीक है, आगे शाहजहां ने नई राजधानी बनाया था। किसको? आगरा को। शाहजहां ने नई राजधानी बनाया शाहजहानाबाद। दिल्ली में है, समझ गए ना? तो शाहजहानाबाद को जो है शाहजहानाबाद को राजधानी घोषित करता है। वो कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली का लाल किला व जमा मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद जो आप देख रहे हैं, यही शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, आगे है आगरा। आगरा में जो आप लाल किला देख रहे हैं और आगरा में जो आप जमा मस्जिद देख रहे हैं, वो शाहजहां नहीं बनाए हैं, वो अकबर बनवाए हैं। कौन बनवाए हैं? तो अकबर बनवाए हैं। ठीक है, आगे शाहजहां ने तख्त ए हाउस या इसी को बोलते मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। कौन? शाहजहां ने तख्त ए हाउस का निर्माण करवाया। और शाहजहां ने सिजदा व पाबोस को बंद करवा दिया। सिजदा व पाबोस पे बंद करवाया। कौन? शाहजहां ने बंद करवा दिया। ठीक है, और शाहजहां ने इलाही संबत बंद कर दी, उसकी जगह पुनः हिजरी संबत की शुरुआत कर दी। उसने जब उस धर्म को जो दीन ए इलाही का जो धर्म का जो शुरुआत किया था अकबर, उसको बंद कर देता है यहाँ पे। कौन? शाहजहां। ठीक है, फिर पुराना जो कैलेंडर है उसी को जारी कर देता है हिजरी संबत। आगे है शाहजहां के प्रमुख सैन्य अभियान। अहमदनगर विजय, यानी अहमदनगर को जीतता है 1633 ईस्वी में। यहाँ का अंतिम निजाम शाही शासक थे जिसका नाम था हुसैन शाह को हराया था। हुसैन शाह को हरा करके और अहमदनगर को जीत जाता है। उसके बाद हुसैन शाह को ग्वालियर दुर्ग में कैद कर लिया। ग्वालियर दुर्ग में जो है ना हुसैन शाह को क्या कर लेता है? कैद कर देता है। कौन? शाहजहां। ठीक है, आगे हैं शाहजहां भोसले। अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर चले, शाहजी भोसले जो है ना अहमदनगर को छोड़ करके वो बीजापुर चले जाते। ठीक है, आगे है मुराद के कहने पर शाहजहां ने शाहजी भोसले को 5000 की मनसबदारी एवं पूर्णा की जागीर प्रदान की। उसके बाद गोलकुंडा अभियान 1636 में हुआ था और इसका शासक था अब्दुल कुतुब शाह। यानी गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनके साथ संधि कर ली। कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह संधि कर लेता आपस में। ठीक है, आगे इस अभियान के दौरान गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला, जिसका नाम एक और आता है मोहम्मद सैयद, गोलकुंडा को छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गया। ठीक है, आगे है इसी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा जो दिया है इसी ने दिया है
समझे ना, मीर जुमला ने ही दिया शाहजहां को। आगे हैं बीजापुर अभियान 1631 ईस्वी में, और बीजापुर का जो शासक थे वो कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह। कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह थे। ठीक है, आगे देखिए, शाहजहां ने 1631 में आसफ खां को भेजा, परंतु आसफ खां असफल हो गया। यानी बीजापुर को जीतने के लिए आसफ खां को भेजा था खुद शाहजहां, और हार का सामना करना पड़ गया। ठीक है, और वहां से हार किया गया। उसके बाद 1636 में इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और जो है ना बीजापुर का जो अभियान जो करने के लिए गया था, और बीजापुर के जो शासक थे कौन थे? आदिल शाह। ये खुद जो है फिर बाद में क्या होता है 1636 ईस्वी में शाहजहां का अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी उसके सेवा में चले जाते हैं। किसके सेवा में? तो शाहजहां के। आगे कंधार अभियान 1649 ईस्वी में हुआ है। ईरान के शासक शाह अब्बास द्वितीय ने मध्य एशिया में मुगलों की असफलता के बाद कंधार पर अधिकार कर लिया था। कंधार पर अधिकार कर लिया था, शाह अब्बास द्वितीय ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, मुगलों की असफलता यानी असफल हो गया था वहां पे। और 1649 से लेकर के 1652 ईस्वी तक औरंगजेब को भेजा था, यानी 49 से 52 तक में जो है ना औरंगजेब को भेजा, और 1653 में दारा शिकोह को भेजा। इन दोनों ही असफल हो गए, यानी दोनों भाई को भेजा, दोनों बेटा को भेजा। कौन? शाहजहां, कि जाओ कंधार को जीत के आओ। दोनों गया लेकिन हार गया वो दोनों के दोनों। ठीक है, एक को भेजा था 1649 ईस्वी में और एक को भेजा था 1653 ईस्वी में, लेकिन दोनों हार जाता है। ठीक है, आगे है शाहजहां के उत्तराधिकारी दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद। इन सभी को जो है ना अलग अलग विभाग दे देते हैं, लेकिन मुराद को कुछ भी नहीं देता है। दारा शिकोह को पंजाब का सूबेदार घोषित करता है ना, और इसका जो जन्म हुआ है दारा शिकोह का वो 1615 ईस्वी में हुआ है ना, पंजाब का सूबेदार। और कहाँ हुआ इसका जन्म दारा शिकोह का? तो अजमेर में हुआ है। और शाह शुजा ये बंगाल के गवर्नर घोषित किया गया इसको, उसका औरंगजेब को दक्षिण भारत के गवर्नर बनाया गया, और मुराद को कुछ भी नहीं। ठीक है, और इसे लघु अकबर कहा जाता है। किसे? शाहजहां को। शाहजहां को लघु अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हैं सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। जैसे ही 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ता है, अब देखो चारों भाई में तमाशा कैसे कैसे होता है। अब जो है ना शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी का युद्ध, और अब सब एक दूसरे से युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे, शासक बादशाह बनने के लिए सब एक दूसरे में झगड़ा कर रहा है, युद्ध कर रहा है। अब देखिए औरंगजेब जो है ना सभी को मरवा देता है चाल चल के। समझ गए ना, औरंगजेब बहुत ही एक्टिव माइंड के ये थे बादशाह। समझ गए ना, कौन? औरंगजेब। और ये बहुत क्रूर मतलब जो है शासक थे, क्रूर शासक थे, आप सब समझ सकते हैं। देखिए बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था 14 फरवरी 1658 ईस्वी को, बनारस में हुआ था। बनारस कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। शाह शुजा और शाही सेना इन दोनों के बीच होता है, जिसमें शाह शुजा हार जाता है और शाही सेन जीत जाता है। और नेतृत्व शाही सेना का जो नेतृत्व करता है ये सुलेमान शिकोह व दारा शिकोह का पुत्र मिर्जा राजा जय सिंह करता है इसका नेतृत्व। ठीक है, आगे धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है उज्जैन के पास। समझ गए ना, और ये जो युद्ध होता है वो औरंगजेब और मुराद, औरंगजेब जो है ना यहाँ मुराद को जो हिस्से में जो कुछ नहीं दिया था, मुराद को औरंगजेब साथ साथ लेके चलता है, और फिर अंतिम में जो है औरंगजेब खुद अपना भाई को भी मार देता है, मुराद को भी मार देता है, छोड़ता नहीं, इसको भी हत्या करवा देता है। समझ गए ना, देखिएगा यहाँ पे तो औरंगजेब और मुराद ये दोनों मिलके युद्ध करता है। शाही सेन दारा शिकोह और जोधपुर के जसवंत सिंह से युद्ध करता है, जिसमें जो है ना शाही सेना और दारा शिकोह ये और जसवंत का जो क्या कहते जसवंत सिंह ये सभी के सभी हार जाते हैं और औरंगजेब जीत जाते हैं। और आगरा के पास सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी में, और जीत औरंगजेब प्लस मुराद, इसे औरंगजेब ने ग्वालियर दुर्ग में बंदी बना लिया तथा हत्या कर दी। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, शाही से यहाँ पे जो है ना सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ है, औरंगजेब और मुराद दोनों मिल करके युद्ध करता है अपने भाई से किससे? दारा शिकोह से। लेकिन यहाँ पे देखिए दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब जब जीत जाता है तो फिर अब समझता है कि अब जो है ये लोग कमज़ोर पड़ गया है, तब क्या करता है मुराद को कैद कर लेता है। मुराद क्या कर लेता है? कैद करके फिर उसका हत्या कर देता है। सोचिए फिर क्या कर दिया? हत्या कर दिया।
और सामूगढ़ विजय के औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा दुर्ग के सामूगढ़ विजय के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा दुर्ग के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया। और शाहजहां को भी औरंगजेब नहीं छोड़ा, औरंगजेब ने अपना पिता को भी कैद कर लेता है, मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया। ठीक है, आगरा के दुर्ग में जो है एक मुसम्मन बुर्ज है, वहीं पे उसको कैद कर लिया था। आगे है प्रयागराज, खजुआ का युद्ध। कहाँ है खजुआ का युद्ध? ये खजुआ कहाँ है? तो प्रयागराज में है। तो खजुआ का जो युद्ध हुआ है वो 5 जनवरी 1659 ईस्वी में हुआ है। औरंगजेब जीत जाता है और शाह शुजा हार जाता है और यह आराकान भाग गया। और शाह शुजा जो है डर से जो है सोच रहा था कि अब हमको भी ना हत्या कर दे, कि डर से भाग करके वो बर्मा चले जाता है। ठीक है, उसके बाद अजमेर में पड़ता है देवराई, या उसी को बोलते हैं दौड़ाई का युद्ध। ये अप्रैल 1659 ईस्वी में होता है। औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह अंतिम रूप से हार जाता है। कौन? दारा शिकोह। उसके बाद यह निर्णायक युद्ध था। इस विजय के बाद औरंगजेब शासक बन गया और इस युद्ध के बाद जो है स्वयं जो है औरंगजेब राजा बन गया वहां का। ठीक है, और औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और जन्म जो है इसका 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ है। दाहोद उज्जैन के पास हुआ है। वर्तमान में अभी गुजरात पड़ता है, गुजरात में हुआ था। यह अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब जो है ना अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है 1707 ईस्वी के बाद जो है ना कोई जो है मजबूत शासक नहीं आए हैं। ठीक है, मुगल में राज्याभिषेक प्रथम बार हुआ था 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था और दूसरी बार 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में ही हुआ है। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। ठीक है, और आगे देखिए औरंगजेब की उपाधियां बहादुर, यानी औरंगजेब को जो उपाधि मिला है वो बहादुर का मिला है, हाफिज का मिला है और शाही दरवेज का मिला है। बहादुर का मतलब होता है शाहजहां ने प्रदान की। शाहजहां ने कहता है औरंगजेब को कि तुम बहादुर हो, और बहादुर का उपाधि दिया कौन? शाहजहां। और हाफिज का जो उपाधि मिला है इसको जो है ना कुरान पूरी तरह से कंठस्थ इसको याद था, पूरी तरीके जैसे मुस्लिम धर्म में जो है कुरान को पढ़ के हाफिज बनता है ना, बस ये भी हाफिज थे और इसे भी हाफिज का जो है ना उपाधि मिला है। क्यों? क्योंकि इसे भी जो है ना कुरान पूरा का पूरा इसको याद था। उसके बाद शाही दरवेज, सादगीपूर्ण जीवन होने के कारण ये जो है ना सादगीपूर्ण जीवन जीने का काम करते थे। बिल्कुल एकदम जो होता है ना आम नॉर्मल जैसे लोग रहा करते हैं वैसे रहा करते थे, बिल्कुल सदा लिबास में रहा करते थे। ये कौन? औरंगजेब। समझ गए ना। और अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर का भी उपाधि मिला है, गाजी का भी उपाधि मिला है, जिंदा पीर का भी उपाधि मिला है। ठीक है, जिंदा पीर। आगे है 1663 में सती प्रथा पर रोक लगाया। 1663 में सती प्रथा पर रोक लगाया। 1663 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। और ये जो है औरंगजेब यहाँ पर जो है ना गलत नहीं, देखिए जो गलत किया सो गलत किया, जो सही किया सो सही किया। अकबर सही किया, अकबर का नाम लिए कि नहीं, अकबर सही काम किया। यहाँ पे औरंगजेब बहुत गलत काम कर रहा है, औरंगजेब बहुत गलत काम कर रहा है। औरंगजेब यहाँ पे क्या कर रहा है सुनिएगा आप लोग। औरंगजेब सबसे पहले क्या कर, हाँ सती प्रथा पर रोक लगाए, वो तो सही काम किया, वो तो गलत नहीं किया। उसके बाद जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया फिर, और ये जो है हिंदुओं पर जो है फिर टैक्स लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 1665 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% और हिंदू व्यापारियों पर 500% सीमा शुल्क लगाया। बताइए यहाँ पे 2000 है कि नहीं है औरंगजेब का? मुस्लिम पर जो है जो व्यापारी करेगा ना मुस्लिम, उसको मात्र 2.5% टैक्स देना होगा, और जो हिंदू है उसको 5% टैक्स देना होगा। और हद तक पहुंच गया ये। आगे आने वाले समय में बिल्कुल 0 कर दिया, बोला कि अब मुस्लिम को 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा, और वो 0% पे अपना काम कर सकता है। और हिंदू से 5% हम टैक्स लेंगे तो लेंगे। बिल्कुल क्या ये गलत। आगे देखिए 1668 में औरंगजेब ने होली दीपावली पर रोक लगा दिया। बताइए होली और दीपावली पे भी रोक लगा देता है। गलत करा कि नहीं करा है? एक प्रकार से हिंदू को ठेस पहुंचा रहा है ना। आपको क्या जरूरत है आप जो है होली और दीपावली पर रोक लगाइएगा? सभी धर्म का अपना अपना एक त्योहार है, धूमधाम से मनाएं। आप उसको मना क्यों कर सकते हो, रोक क्यों सकते हैं? तो यहाँ पे होली और
दीपावली पर भी रोक लगा रहा है। कौन? औरंगजेब। गलत किया। आगे है, मराठों व राजपूतों को छोड़कर अन्य के लिए पालकी, घोड़ा एवं रथ की सवारी पर रोक लगा दी। रोक लगा दी कब? 1668 ईस्वी में मराठों और राजपूतों पर जो है रोक लगा दी। ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब ही है कि मराठों और राजपूत ये दो जो है ना, इन दोनों को छूट था कि आप सभी पालकी घोड़ा पे चढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं, और अन्य जाति के लोग जो है घोड़ा पे नहीं चढ़ सकते हैं, पालकी पे, रथ पे नहीं चढ़ सकते, सवार नहीं कर सकते हैं। बताइए, राजपूत को छूट, मराठों को छूट, और सबके लिए लागू। ठीक है, आगे 1669 में औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दरसर व तुलादान को बंद करवा दिया, है ना। आगे है 1669 में बनारस फरमान जारी किया। इसमें हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दे दिया। बताइए, बाप रे, कितना खतरनाक काम कर रहा है ये जो है। बनारस फरमान जारी कर देता, बोलता है कि जितना भी मंदिर है, जितना भी हिंदू का पाठशाला है, उन सभी को तोड़ दो, उन सभी को तोड़ दो, और तोड़ तोड़ करके मूर्ति जो है ना, उन सभी मूर्तियों को, और जो यहाँ पर मतलब कहा गया कि जितना भी हिंदू का मंदिर है सभी को तोड़ तोड़ करके मूर्ति को जो है ना मस्जिद के सीढ़ी के अंदर डाल दो। ठीक है, वही हो रहा है अभी इस समय में। देखिए, कहीं कहीं पे जो है, जहाँ भी मूर्ति का टुकड़ा मिलता है, बोलता है कि यहाँ पे मंदिर ही था। किसके कारण से हो रहा है ऐसा काम? औरंगजेब के कारण से हो रहा है। समझ गए ना। आगे देखिए, बनारस विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के सबराय मंदिर और गुजरात सोमनाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों को भी तोड़ने का काम किया है। ठीक है, इन सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और तोड़ भी दिया था। आगे है 1669 ईस्वी में मुहर्रम पर रोक लगा दिया, और मुहर्रम पर भी रोक लगा देता है। ये कट्टर सुन्नी थे, कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। कौन? औरंगजेब। समझ गए ना। क्या कहते हैं, मुहर्रम जो मनाता है एक्चुअली कौन मनाता है? शिया लोग मनाते हैं, और शिया लोग को भी बोला कि आप लोग मुहर्रम नहीं मना सकते हैं, और मुहर्रम पर भी रोक लगा दिया। ठीक है, आगे है 1670 में स्वयं के जन्मदिन मनाने पर रोक, और जो है 1670 में कहता है कि आज से जो है, अब जो है मेरा जन्मदिन कोई भी आदमी नहीं मना सकता है, आज से हम रोक लगाते हैं, इसके ऊपर रोक लगा दिया। उसके बाद 1679 में इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, और पुनः जजिया कर लागू कर रहा औरंगजेब, यानी गैर मुस्लिमों से टैक्स ले रहा है। उसको औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। क्या थे? कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। कौन? औरंगजेब। ठीक है, आगे देखिए, औरंगजेब के प्रमुख सेना अभियान, असम व पूर्वी बंगाल अभियान। 1660 में मीर जुमला को बंगाल के गवर्नर बनाकर भेजा था। मीर जुमला को बंगाल के गवर्नर बना करके असम भेजा था। ठीक है, और 1661 में कच्छ बिहार, 1662 में अहोम। मीर जुमला ने इन दोनों जगहों की शासकों को औरंगजेब की अधीनता स्वीकारने हेतु मजबूर किया था। यानी कच्छ बिहार अहोम के जो शासक थे, इन सभी को औरंगजेब का अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था, और करना भी पड़ गया था। ठीक है, आगे औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान। औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान 1636 से लेकर के 1644 तक शाहजहां के काल में औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार रहा था, और औरंगजेब ने औरंगाबाद को दक्षिण भारत की मुगलों की राजधानी बना दी थी। ठीक है, और बीजापुर अभियान सितंबर 1686 में हुआ था, और सुल्तान सिकंदर आदिल शाह थे उस समय में। ठीक है, और इसके साथ युद्ध हुआ था, और इसको पराजित किया, और इसे 1 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने का घोषणा कर दिया था। और औरंगजेब ने कहा कि ये जो बीजापुर है ये हमको दे दो, और तुम घर में बैठे रहो, तुमको हम 1 लाख रुपया पेंशन के रूप में देने का काम करेंगे। ठीक है, और उसको बैठा दिया गया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर भेजा था। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा था। ठीक है, आगे गोलकुंडा अभियान 1687 ईस्वी में शासक था अब्दुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब के काल में हुए प्रमुख विद्रोह, औरंगजेब के काल में जो है ना प्रमुख विद्रोह हुआ है, वो 1669 ईस्वी में जाटों का विद्रोह हुआ है, गोकुल राम व राजा राम जाट द्वारा। 1672 में सतनामी विद्रोह ने विद्रोह किया इसका। उसके बाद 1667 में अफगान विद्रोह करता है। बताइए, औरंगजेब का भी विद्रोह यहाँ पे जगह जगह पे किया जा रहा है। उसके बाद शाहजादा अकबर द्वितीय का विद्रोह किया गया, और अकबर द्वितीय किसके सत्ता से क्या है? तो मेवाड़ के राज सिंह और दुर्गादास राठौर के द्वारा किया गया है विद्रोह। और सिख विद्रोह, और सिख ने भी इसका विद्रोह किया 1675 ईस्वी में। और सिख के 9वें गुरु
तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। इसीलिए विद्रोह किया था। ठीक, आगे नेतृत्व। 10वें व अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना का मतलब होता है वो जो है ना अपना जो है ना एक अलग जो है सेना बनाना शुरू कर दिया था। सेना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? वो दौलताबाद में है। अगर कहा जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, वो 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दौलताबाद में हुआ था। और दौलताबाद में ही जो है अकबर का क्या कहते हैं, औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब का क्या है? मकबरा है। बस मुगल साम्राज्य बस यही तक था। आप सभी को हम औरंगजेब तक पढ़ा दिए हैं। मुगल साम्राज्य बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब जो है हम आप लोगों को कल से जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा आप सभी कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।